हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल के 4th चैप्टर का कार्बन एवं उसके यौगिक का 3rd पार्ट। इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के यौगिक के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दहन। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख लेंगे हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग मेथेन के बारे में पढ़ेंगे। मेथेन में सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे दहन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दहन। तो आप लोग हेडिंग लिख लेंगे दहन। देखिए, दहन में क्या होता है, जब भी हाइड्रोकार्बन, आप सभी को पहले हम लोग दहन के बारे में बता देते हैं। दहन का मतलब होता है जलाना। आप सभी को पता है कोई भी चीज़ जलेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलेगी। जल क्या रहा है? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। मतलब मान लेते हैं हम लोग मेथेन जल रहा है। जब मेथेन जलेगा तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जल से अपक्रिया करता, ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो जल बना देगा। जाहिर सी बात है, जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा, जल बना देगा। और जो कार्बन होगा, कार्बन अगर हमारा ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। देखिए कितनी ही आसान तरीके से ये रिएक्शन हमको आ गई। तो ये रिएक्शन हम ऐसे ही होगी। अब देखते हैं हम लोग। देखिए, दहन लिखा गया है। दहन में मान लिया मैंने ले लिया मेथेन। मेथेन की रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ही तो ये जलेगा। जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ये जलेगा तो क्या बना देगा? CO2 बना देगा, जल बना देगा, मतलब H2O बना देगा। अपक्रिया बैलेंस। इसका नाम मेथेन होता है। देखिए, इसका नाम मेथेन होने के साथ साथ कई और इसके नाम जाने जाते हैं। इसका नाम हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। देखिए, इसको मेथेन, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, मार्स गैस, इन सभी में से कोई भी नाम आ जाए तो उसका सूत्र CH4 होगा, मतलब मेथेन ही होगा। तो दहन में मेथेन का यूज कुछ इस प्रकार होता है। अब बात करते हैं हम लोग, जो घर में हम लोग के सिलेंडर में गैस भरी होती है वो मेथेन ही होती है। देखिए, ये स्वादहीन रंगहीन गैस होती है। इसको जो हमारे घर में सिलेंडर लगे होते हैं उसमें हम लोग एथिल मर्केप्टम मिला देते हैं। जब हम लोग एथिल मर्केप्टम मिलाते हैं, वो उसमें इसलिए मिलाया जाता है जैसे सिलेंडर लीकेज कर रहा है तो उसमें से दुर्गंध आ जाए, इसीलिए उसमें वो स्मेल मिलाई जाती है। नहीं तो सिंपली हमें उसमें किसका यूज किया जाता है? मेथेन का। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके गुण। देखिए, मेथेन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये कह सकते हैं, मेथेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हम उसको ईंधन के ही रूप में यूज़ करते हैं। ईंधन के रूप में यूज़ करने के बाद ये अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है, इसीलिए मेथेन का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है ऑक्सीकरण की, कि एथेनॉल का या फिर कोई और भी हमारे पास सब्जेक्ट है उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीकरण में हम लोग चाहे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लें। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4।
4। और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला K2Cr2O7। इन दोनों में से किसी की प्रेजेंटेशन ले ली जाए तो वो एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल देके हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास है एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH। और इसमें इन दोनों में से किसी की प्रेजेंटेशन ले लें, या फिर इसकी ले लें या फिर इसकी ले लें। चलो हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7। इन दोनों में से किसी की प्रेजेंटेशन ले लें तो ये एथेनोइक में चेंज हो जाता है। तो क्या बना देगा? एथेनोइक अम्ल बना देगा, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। तो ऑक्सीकरण में मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑक्सीजन ऐड होता है। देखिए इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इस प्रकार इसका ये ऑक्सीकरण हो गया। अब हम इसके बारे में कुछ और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण। तो आप लोग हेडिंग लिख लेंगे हाइड्रोजनीकरण। देखिए हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक निकल की उपस्थिति में उसकी अपक्रिया कराई जाती है तो वो हमारा संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई असंतृप्त यौगिक ले लिया, एथीन, जिसको हम लोग एथिलीन भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंटेशन ऑफ निकिल उत्प्रेरक या फिर निकिल कैटेलिस्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे निकिल उत्प्रेरक ले लिया, तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। जब एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये संतृप्त यौगिक बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी, यहाँ पे ये एथीन है और यहाँ पे ये एथेन में परिवर्तित हो गया। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, निकिल या पैडेलियम, यहाँ पे हम लोग PD पैडेलियम भी ले सकते हैं। तो इन दोनों की प्रेजेंटेशन में अगर हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराई जाती है किसकी, असंतृप्त यौगिक की, तो वो संतृप्त में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति लेते हैं और मेथेन की अपक्रिया करा देते हैं HCl से। किससे करा देते हैं, HCl से, या फिर हम लोग क्लोरीन कह सकते हैं। किससे करा सकते हैं, क्लोरीन से। जब हम लोग इसकी अपक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो क्या होगा, देखिए CH4Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा Hν होती है, तो हम यहाँ पे सिर्फ Hν लिखे दे रहे हैं। तो एक क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा और एक क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्रिया करके HCl बना देगा। क्या बना देगा, HCl। और यहाँ पे क्या बना दिया, CH3Cl। दूसरे स्टेप में भी हम लोग इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे, CH3Cl, फिर से क्लोरीन के साथ अपक्रिया होगी, फिर से हाइड्रोजन Hν की प्रेजेंटेशन मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी, फिर इसमें से एक H निकल जाएगा, एक Cl जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। प्रतिस्थापन का मतलब ही है कि इसमें से जब तक हाइड्रोजन गायब नहीं हो जाएगा, जब तक यहाँ से पूरा प्रतिस्थापित नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग क्या, क्लोरीन से अपक्रिया कराते रहेंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोरीन से अपक्रिया करा दी, इसको ले गए यहाँ पे इन द प्रेजेंटेशन ऑफ Hν। फिर से ये क्या कर देगा, CHCl3 प्लस HCl, फिर से CHCl3 Cl2 Hν CCl4 प्लस HCl। देखिए
ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि 4 स्टेप्स में हुई है। बात आती है इसके नाम की। इसका नाम क्लोरोमेथेन कह सकते हैं, इसका नाम डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम ट्राइक्लोरोमेथेन कह सकते हैं, या फिर क्लोरोफॉर्म। आप लोग नाम जरूर लिख लेंगे। इसको क्लोरोफॉर्म, जो CHCl3 है, इसको क्लोरोफॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमेथेन बोल सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, एथेनॉल और एथेनोइक के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग इसके भौतिक गुणों के बारे में कुछ जान लेते हैं। हेडिंग लिख लेंगे आप लोग, भौतिक गुण। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये देखिए, ये जो हमारे एथेनॉल या फिर एथेनोइक होते हैं, इनका रंग कोई नहीं होता है, ये रंगहीन होते हैं, और ये स्वाद इनका कह सकते हैं जलने वाला होता है। एथेनॉल का मतलब होता है अल्कोहल। अल्कोहल तो आप लोग समझते ही, शराब वगैरह जो गले को जलाती है, जलाते हुए अंदर जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में ये घुलते ही रहते हैं। तीसरा पॉइंट, जो इनका क्वथनांक होता है, इनका क्वथनांक होता है 351 केल्विन। 351 केल्विन इनका क्वथनांक होता है, ये हम लोग कह सकते हैं। वाष्पीकरण भी इनका होता है और इनका क्वथनांक भी इतना होता है। अब इसके बारे में आगे जानकारी हम लोग इसके रासायनिक गुण पढ़ के प्राप्त करेंगे। रासायनिक गुण में सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सोडियम धातु से क्रिया। तो हेडिंग आप लोग क्या लिखेंगे, सोडियम से क्रिया। देखिए, जो हमारा एथेनॉल है, ये सोडियम से अपक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है, मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, इसकी रिएक्शन हम लोग एथेनॉल से करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सोडियम एथॉक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। अपक्रिया बैलेंस करने के लिए ये कर देंगे। देखिए, अपक्रिया बैलेंस हो गई, इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड होता है। अब बात आती है एथेनॉल के निर्जलीकरण की। इसका निर्जलीकरण कैसे होगा, तो इसकी भी अपक्रिया हम लोग समझेंगे। हेडिंग क्या है, निर्जलीकरण। देखिए, निर्जलीकरण में क्या होता है, जब ले लिया हमने एथेनॉल, किसकी प्रेजेंटेशन रहेगी, सल्फ्यूरिक एसिड की, मतलब H2SO4। जब इसके साथ ये अपक्रिया करेगा तो ये निर्जलीकरण होकर इसमें से जो ऑक्सीजन के अणु होंगे वो बाहर हो जाएंगे। क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग एथेन या एथिलीन बोलते हैं, और जल बाहर हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका ये निर्जलीकरण हो गया है। अब इसके बाद इसके आगे की रिएक्शंस पढ़ते हैं। यहाँ से हमने एथेनॉल तो पढ़ लिया, अब हम लोग एथेनोइक के बारे में पढ़ते हैं। एथेनोइक के सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। आप लोग हमारी आवाज़ पे ध्यान दिया करिए, जहाँ पे समझ में ना आए तो आप फिर से रिवाइव करके देख लिया करिए। लेकिन हम बोर्ड पे कम इसलिए लिखते हैं जैसे वीडियो लंबी ना हो जाए। अब इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो एथेनोइक अम्ल होता है, इसको हम लोग सिरका बोल सकते हैं। सभी लोग के घर पे सिरका होता होगा। क्या होता है, जो ये एथेनोइक अम्ल होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जाहिर सी बात है। और ये रंगहीन होता है, और इसमें से जो गंध आती है वो सिरके जैसी ही आती है। इसमें जो गंध आती है वो सिरके जैसी ही गंध आती है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, जो इनका क्वथनांक होता है वो 391 केल्विन होता है। कितना होता है, 391 केल्विन होता है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए, अगर हम लोग शुद्ध एथेनोइक अम्ल ले रहे हैं, एकदम शुद्ध होना चाहिए, और उसको फ्रीज किया जा रहा है या फिर ठंडा किया जा रहा है, तो वो जम जाता है। इसीलिए जम जाने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइसिल अम्ल भी कहते हैं। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेंगे, ग्लाइसिल अम्ल।
एसिटिक अम्ल जो शुद्ध हो उसको अगर ठंडा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, जमकर बर्फ जैसा जम जाएगा, जिसके कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियल अम्ल कहते हैं। अब हम लोग इसके रासायनिक गुण पढ़ते हैं। इसके रासायनिक गुण में सबसे पहले पढ़ेंगे स्थिरीकरण। हेडिंग लिख लेंगे आप लोग, स्थिरीकरण। अब समझेंगे कि स्थिरीकरण में होता क्या है। देखिए हम लोग एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, इसकी अभिक्रिया एथेनॉल के साथ कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनाता है। अब एस्टर का फार्मूला क्या होता है, नोट कर लेंगे, CH3 CO CH2 CH3। इसको हम लोग एस्टर बोल सकते हैं या फिर एथिल एसीटेट। क्या, एथिल एसीटेट। तो दोनों नाम आप लोग लिख लेंगे। एथिल एसीटेट या फिर एस्टर बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होता है। सॉल्फिनिफिकेशन में या फिर साबुनीकरण में होता क्या है, जब तेल या वसा की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लें कि इसमें क्षार कौन कौन से यूज किए जाते हैं। इसमें देखिए सिर्फ दो ही प्रकार के क्षार यूज किए जाते हैं। अगर हमको नहाने वाली, जिसको हम लोग मृदु साबुन कहते हैं, वो बनानी है तो उसके लिए हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। अगर हमें कठोर साबुन बनानी है, जिसको हम लोग कहते हैं कपड़े धोने वाली साबुन, तो उसमें हम लोग NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। अब इसकी रिएक्शंस को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसको हम तेल के अणु या फिर फैट या फिर वसा कह सकते हैं। इसका नाम हम लोग कहते हैं सोडियम स्टीयरेट। तो यहाँ पे 3 जुड़े हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई स्टीयरेट। क्या बोलेंगे, ट्राई स्टीयरेट। जब ट्राई स्टीयरेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई तो साबुन बन गई। क्या बन गई, साबुन, या फिर इसको हम लोग सोडियम स्टीयरेट बोल सकते हैं। उसके साथ क्या, हमारा ग्लिसरॉल निकल गया। ग्लिसरॉल या फिर इसको हम लोग शुद्ध भाषा में ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं। ये रिएक्शन हमारी साबुनीकरण की हो गई, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पढ़ते हैं मिशेल के बारे में। मिशेल क्या होता है। देखिए मिशेल क्या होता है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं जल विरागी और जल रागी सिरप।
जो जल विरागी सिरा होता है वो एक लंबी श्रृंखला होती है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली हमारी कहलाती है जल विरागी। और जल रागी जो ये आयनिक भाग होता है ये हमारा कहलाता है जल रागी। तो क्या होता है, मैल तैलीय होता है, सही बात है, जो कपड़ों में गंदगी होती है तेल के कारण ही लगती है। तो जल विरागी सिरा क्या करता है, तेल में घुल जाता है। जल विरागी सिरा ये तेल की बूंद है, इसमें घुल जाता है। और जल रागी सिरा उस पानी के चारों तरफ से घिर जाता है। देखिए ये चारों तरफ घिर गया। इससे क्या होती है, एक मिशेल की संरचना बन जाती है। अब ये जो मिशेल की संरचना बनी हुई है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं मिशेल की संरचना। ये साबुन का मिशेल होता है और पानी में आसानी से घुल जाता है। जब ये पानी में आसानी से घुल जाता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं मिशेल और मिशेल का कार्य। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आ गया है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।